देखिए फ्रांस वाले, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये फ्रांस वाले यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से इसको 3 दिनों की समुद्री यात्रा करके और ले जाते थे यहाँ पे, ठीक है। मार्टिनिक, गॉडलेप है ना, उपनिवेश देश हैं, उन्हें वहाँ ले जाते थे, ठीक है। 3 दिन बोलो दिया था नहीं, 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के बाद वे वहाँ ले जाकर बगान मालिकों को बेच देते थे, ठीक है। तो दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बौंदे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते 10 व्यापार के कारण ही समुद्र नगर बन गए, समझ जाइए। और एक चीज़ और दिया है कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का ज़्यादा निंदा भी नहीं हुई थी। क्यों पता है? क्योंकि जो चीज़ आप रेगुलरली अपने जीवन में देखा होगा ना, उन लोगों के लिए निंदा की बात नहीं है। जैसे आप कुंभ के मेले में जाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे नंगा साधु मिल जाएंगे। हाँ, आधे उम्र के जो तपस्या करते हैं या फिर जैसे भी वे लोग, अब पता नहीं, लेकिन आप देखें निर्वस्त्र मिल जाएंगे, तो आप उस समय उस चीज़ की निंदा नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपके सामने कोई अधेड़ उम्र का नंगा व्यक्ति दिख जाए, आप तुरंत बहुत चक्कर आ जाएंगे, या तो सोचेंगे पागल है या तो सोचेंगे अभद्र है, ठीक है। तो उसी प्रकार उस समय इसकी निंदा नहीं की गई थी। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार की निर्भर व्यापारियों के विरोध में भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित ही नहीं किया गया। अब लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन ये छोटी ही अवधि तक रहा, क्योंकि फिर से क्या बताया ना, नेपोलियन ने दास प्रथा को पूर्ण शुरू किया। अब नेपोलियन कैसे आता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बगान मालिकों को अपने हितों को साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो देखिए, अफ्रीका में सारा राजस्थान में दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हम लोग जानते हैं, आप जहाँ एक दिन मेरे टीचर सर बता रहे थे आप कि वो गुजरात गए थे। गुजरात में जो वर्कर होते हैं ना, काम करने वाले कामगार होते हैं, उनको बिहारी के नाम पर संबोधित करते हैं। अब एक दिन गए थे, वो लैट्रिन वेट्रिन को कोई साफ सफाई वाला करने वाला काम था, तो वो देखे थे तो बोल रहा था ना कि आज बिहारी नहीं आया क्या। तो सर ने पूछा कि 2 बार बोला कि बिहारी नहीं साफ, तो सर ने पूछा कि बिहारी मतलब नहीं हमारे सर, तो खान सर तो कह रहे थे कि बिहारी तो कि कोई भी साफ कर सकता है, यूपी महाराष्ट्र कोई भी वर्कर तो कोई भी साफ कर सकता। तो बाद में उन्हें पता चला कि वर्कर जिसे वे बोल रहे हैं ना, वर्कर वाले शब्द, बिहारी वाले शब्द, वह वर्करों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अफ्रीकन निगरों को गुलाम बनने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, ठीक है। अब हम पॉइंट 6 पर आते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी में क्या क्या बदलाव होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल आदि उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद से ही वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास तो किया था। बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया हुआ था, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या होता है सर? अरे भैया, हमारा देश अपने सभ्यता के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, और उसकी अपनी परंपराएं, अपनी मर्यादाएं हैं, और इस मर्यादा के बाहर जो भी काम होता है उस पर, जैसे आप देखे होंगे कुछ मूवियाँ होती हैं जिस पर बैन लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, उस पर सेंसरशिप उसको कटिंग करवाने के लिए काम करता है, ठीक है। हाँ, अभी आए थे पठान मूवी, अभी बहुत से मूवी आती है, जैसे आपका पीके ओके कोई मूवी आया था, है ना, पीके, तो कुछ भी ऐसे, ओ माय गॉड, ऐसे कुछ रिलीजियस मूवी होते हैं जो धार्मिक संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए उन पर क्या किया जाता है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है, कटिंग किया जाता है कि आखिर इससे क्या हो जाएंगे, धार्मिक आहताएँ हो सकती हैं या फिर धार्मिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ सकती है, धार्मिक दंगे हो जाएंगे, इसलिए उस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है। लेकिन अब सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद्र के बहुत से उपन्यासों को जला दिया गया था ना, क्रांति, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, अधिकतर उनके लिखे हुए उपन्यासों को जला दिया उन अंग्रेजों ने, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि देश में क्रांति का कोई भी ऐसा माहौल हो। उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता था ना, तो ऐसा कोई माहौल बने, ऐसे नाटक भी नहीं करने दिए जाते थे। तो लोग अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से जग जाहिर करने का एक माध्यम होता है, ये सब जितने भी होते हैं
कम्युनिकेशन का साधन होता है, जनसंचार का माध्यम होता है, और इसी को ही रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब इसके समाप्ति की दिन तिथि आ गई थी। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चा पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होती थी। अरे भैया, आपके घर वाले बगल वाले घर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इसी यही बात को कह रहे हैं। अभी देखिए हैदराबाद में बिहारी कुमार को भगाया जा रहा है, अभी तत्कालीन घटना है। अब कैसे हमको पता चला? या तो न्यूज, या तो टीवी, या तो अखबार के माध्यम से पता चलता है। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। आप देख सकते हैं, आपके पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार से कैसे कैसे स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतियों ने और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए नहीं संभव था। आज भी हमारे देश में बहुत सारे शिक्षित हैं जिन्हें कुछ अपने, अब कैसे जो पढ़ नहीं सकता वो अपने देश के बारे में कैसे, अब जो पढ़ नहीं सकता मेरे भाई तो कैसे अपने देश के अपने देश के इतिहास, अपने देश में क्या क्या घटनाएं हुई, या फिर अपने देश के प्रति उसको अपने कर्तव्य को कैसे समझ पाएगा। देखिए यहाँ पर ये मोटे आदमी है ना, मोटा आदमी को यहाँ कसरती दाब मशीन में दाब कर चापा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र है, भला को उसका नाम नहीं पता है। ये क्या करता है कि न्याय के विचार को व्यवहार में बदलने का प्रयास चाहता है। अभी इस मोटका आदमियों को दाब कर पीसेगा, क्योंकि सबको बराबर की रोटी मिलनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जिसका हमें था इंतजार, आ गया नेपोलियन घोड़े पे सवार, 1804 में ये हो रहा है भाई सब। सुनिए, ये फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया अपने आप को, खुद को। और पता है कैसे घोषित किया? डिक्टेटरी शासन को समाप्ति के बाद, क्योंकि वह आपस में ऐसे लड़ते भिड़ते रहते थे। और उस समय क्या हुआ, आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। याद करिए, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग की संपन्न तबके के हाथ में शक्ति आ गई थी, और आपको पता होगा कि इन 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता था, उनकी बनती नहीं थी, हमेशा तो तुम में फंसे रहते हैं। इसी समय एक राजनीतिक अस्थिरता में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म होता है। क्योंकि नेपोलियन पार्ट, इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 युद्ध में से 8 युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते, और कहा जाता है कभी ना हार मानने वाला शासक में से नेपोलियन बोनापार्ट। के कलह झगड़ाओं के बीच नेपोलियन बोनापार्ट को लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि यह अत्यंत ही शक्तिशाली एक सैनिक रूप में उभरा, और पूरे देश को अखंड फ्रांस के रूप में, यूरोप के रूप में इसने नींव डालने की प्रयास किया। आप देखिए इसमें कि पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर खानदान लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसे निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसने 10 युद्ध में से 8 युद्ध, मतलब कभी नहीं हार मारता था, लेकिन फिर भी जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में ये निरंकुश, अब एक लोगों के हाथ में अगर शक्ति आ जाए तो पक्का है कि निरंकुश हो ही जाता है। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। ठीक है, लोगों को बाद में पता चला। वैसे ये बात तो ठीक है, स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकारों के विचारों फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं शताब्दी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में अदासकता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा के लिए 2 ठोस उदाहरण थे। अरे वही राजा राममोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और मेरे भाई जिसने सती प्रथा का विरोध किया था और बाल विधवा का पुनर्विवाह के लिए अग्रणी थे। तो इन्हीं लोगों ने, हाँ टीपू सुल्तान,
हाँ, मैसूर के, ठीक है, हैदर अली के पुत्र थे, बहुत ही क्रांतिकारी थे भी। इनके बारे में तो हम अपने देश के बारे में जब क्रांति के बारे में समझेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो हम लोग विस्तार से सबके बारे में, एक एक लोगों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्रियाकलाप को करिए और ध्यान से पढ़िए इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है, और इस प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति तो आपको बता ही दिया गया किस प्रकार से हुआ, और आपका ये क्वेश्चन भी आपका बन ही चुका, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है।